आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज एक बार फिर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं एक और एसएससी सीजीएल द्वारा आयोजित पेपर और उसका क्या जीके जीएस का क्वेश्चंस हमने देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, हम उनको एनालाइज करेंगे। आशा है कि इतने दिनों से हमने जो ये श्रृंखला चलाई है उससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा। आप समझ पा रहे होंगे कौन सा सब्जेक्ट, उसके अंतर्गत कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और प्लस करंट अफेयर्स के कितने डेप्थ के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओवरऑल आप अपने स्तर को जांच पा रहे होंगे और उसी स्तर पे आप अपनी आगे की तैयारी प्लान आउट कर रहे होंगे। चल, बिना डिले के शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का एनालिसिस। ये 11 सितंबर 2024 का जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ शिफ्ट नंबर 3, हम लोग आज उसको एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जीएस जीके में क्या आया? निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर इसका आंसर है, तो ये सिर्फ एक आंसर ही नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपको अपने जीवन में हायर एजुकेशन के संदर्भ में ये मालूम होना चाहिए कि ऐसी कोई स्कीम है भी। कई बच्चों को तो इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, लेकिन ये सच में गेम चेंजर है। इसका नाम है एकेडमिक बैंकों का क्रेडिट या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। बेसिकली ये क्या है? ये एक डिजिटल बैंक है। पहली बात तो ये कोई फिजिकल बैंक नहीं है, ये एक डिजिटल बैंक है। और इस डिजिटल बैंक में क्रेडिट्स जमा होंगे किसके? स्टूडेंट्स के, जो कि हायर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एनरोल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई एक स्टूडेंट है जिसका 4 साल का कोर्स था और 2 साल उसने पढ़ाई की और उसको क्रेडिट्स उसके मिल गए, लेकिन अब उसको कोई एक बेहतर अवसर कहीं पर मान लीजिए प्राप्त हुआ है। अब ऐसी स्थिति में अभी वो 4 साल के इस कोर्स के मध्य में है, बीच में है, तो वो क्या करेगा? तो पहले तो ये था कि भाई अगर आप छोड़ के जाओगे तो यहां तो खत्म हो गया आपका, खत्म, अब तो आपकी मान्यता रद्द हो गई। लेकिन ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इतनी शानदार चीज है कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ठीक है, आपने 2 साल जहां पढ़ लिए, अब आपके पास जो बेहतर अवसर है आप वहां पर पढ़ाई करो, ठीक है, वहां से भी आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। अच्छा, अब जब आपका वो काम पूरा हो गया जो आपका बेहतर अवसर था, उसमें मान लो आपने 2 साल वहां पे पढ़ाई कर ली, अब आप वापस अपने पुराने कॉलेज में आके सीधे 3rd ईयर से रिज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि पहले 2 साल तो आपने बिता ही दिए थे तो वेस्ट नहीं हुए। अब आप सीधे 3rd ईयर से यहाँ पे रिज्यूम करो। तो ये इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है कि उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, लेकिन उसके नंबर इतने अच्छे नहीं रहे जितना वो उम्मीद कर रहा था, तो उसको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसको जो भी कॉलेज मिल रहा था उसने वो कॉलेज ले लिया। उसने अच्छे से 1 साल उस कॉलेज में बिताया, अगले साल उसने फिर से वही एग्जाम दिया और इस बार उसको और बेहतर कॉलेज मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब वो नए वाले बेहतर कॉलेज में जा सकता है, वो भी सीधे 2nd ईयर से। तो इसमें यह फायदा रहता है कि आपका कोई भी साल व्यर्थ नहीं जाता, आपने जो पढ़ाई कर ली उसका क्रेडिट मिलता है। अब आप अपने बेहतर कॉलेज में गए हो और वो भी 2nd ईयर से ज्वाइन किया, तो आपको उस नए कॉलेज में 1st ईयर नहीं गुजारना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे अपने एक दूसरे कॉलेज में गुजार दिया था। तो सोचो कितना अच्छा बेनिफिट है कि नहीं। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बेसिकली ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब ये नई लॉन्च की थी तो उसी के अंतर्गत ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी लाया गया था। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब है। हायर इंस्टीट्यूशंस में मूवमेंट को फीसिबल बनाता है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ देता हूं जो महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की फ्रीडम बढ़ जाती है, वो कभी भी ड्रॉप आउट किसी भी साल में ले सकते हैं और वो जो उनके क्रेडिट्स उनको मिल गए हैं तो उसका वो उनको फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इंस्टीट्यूट जबरदस्ती स्टूडेंट्स को अपने किसी कोर्स में नहीं रख सकते, स्टूडेंट्स के विल के खिलाफ, कि स्टूडेंट को नहीं पढ़ना है तो आप नहीं रख सकते, है ना। ठीक है, फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मैंने बता दिया बच्चे, यहाँ पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा क्योंकि ये की डिजिटल बैंक है ना, तो इसको सरकार मेंटेन करेगी। तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार ओपनिंग ऑफ एबीसी अकाउंट। फिर यहाँ पे आपका जो कोर्स है अपने सही टाइम से पूरा कर रहे हो आप, तो आपको उसके क्रेडिट्स मिलेंगे, है ना। और फिर इवेल्युएशन किया जाएगा क्रेडिट्स का कि सही तरीके से मिले। फिर वो क्रेडिट्स आप आगे चल के यूज भी कर सकते हो। किसी नई जगह पे आप गए हो तो आप बता सकते हो कि देखो मेरे पास इतने क्रेडिट्स मैंने अर्न किए हैं तो मैं एलिजिबल हूं आपके यहाँ पे। तो कुल मिला के ये सब इसमें फायदे हैं। चलो, साइंस के जो क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। एक और साइंस का क्वेश्चन है, तो 2 साइंस के क्वेश्चन हो गए। सीधे आते हैं 4th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? जब हम बात करते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसेस अगर मैं बड़ा आम भाषा में आपको कहूं तो आप देखते हो कि लोकसभा या राज्यसभा में जब कोई बिल आता है तो पहले जिस भी सदन में इंट्रोड्यूस हुआ है वो सदन पास करता है, फिर ये दूसरे हाउस में जाता है, वो पास करता है, फिर प्रेसिडेंट के पास दस्तखत के लिए जाते हैं, फिर दस्तखत करते हैं प्रेसिडेंट। तो कुल मिला के ये जो प्रोसेस है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर,
ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इनफैक्ट हमारा पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। बाय कैमरलिज्म, जो हमारे यहाँ 2 हाउस है, तो ब्रिटेन में अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे यहाँ पे अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, तो ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। इसके अलावा रिट्स जो है, तो वो भी जो कोर्ट इशू करते हैं, तो वो भी भाई कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, या नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, जो 12 लोग नॉमिनेट हो जाते हैं ना राज्यसभा में, तो वो भी हमने कहां से पिकअप किया है? आयरलैंड से पिकअप किया है। अमेरिकी संविधान से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जैसे हमने प्रियम्बल लिया है, प्रस्तावना। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अलावा आप देखते हो जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है। इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। कनाडाई संविधान या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ से भी हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जहाँ पे केंद्र स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे इंडिया में है। जैसे उदाहरण के लिए रेसिडुअरी पावर्स किसके पास है? केंद्र के पास है ना इंडिया में। भाई कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे केंद्र कानून बनाता है, कुछ पे राज्य, कुछ पे दोनों, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे भविष्य के अगर नए विषय आ जाएं जो तीनों ही लिस्ट में नहीं है, तो उसको हम कहते हैं रेसिडुअरी पावर्स। और ये इस पर कौन कानून बनाएगा? तो हमारे संविधान बनाने वालों ने बोला कि भाई अगर ऐसा कोई विषय है जो ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति होगी केंद्र के पास। तो यहाँ पे सेंटर को पावरफुल बनाए, तो ये हमने कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आपकी सहूलियत के लिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिख भी दी हैं, तो आप इसको देख सकते हो, इससे आपको और बेहतर लगेगा पढ़ने के समय। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करती है? माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं? नाम से तो दिख ही रहा है सर, माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर, मतलब छोटा पैसा का फाइनेंसिंग यानी लोन देना। लेकिन आपसे वो ये पूछ रहा है कि किस सेक्शन को लोन मिलेगा। तो माइक्रो फाइनेंस संस्था कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और गाइड सरकार द्वारा जारी किए गए ऋण और अग्रिम और शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के व्यवसाय में लगी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक्रो फाइनेंस एक बैंकिंग सेवा है जो बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही, जिनके पास अन्यथा वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती। यही इसका सही जवाब है। फिर भी हम लोग दूसरे पॉइंट पढ़ते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्था डिजिटल ओनली और मोबाइल फर्स्ट बैंक है, ऐसा कुछ नहीं कि डिजिटल ओनली है ना। इसका ऑफलाइन यानी फिजिकल बैंक भी मौजूद होते हैं माइक्रो फाइनेंस, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजिटल है। माइक्रो फाइनेंस का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। अब जो बच्चा नया है, जिसने इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, वो हो सकता है कि जल्दबाजी में सोचा हाँ ग्रामीण क्षेत्रों को ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अर्बन एरियाज में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कि अनएम्प्लॉयड है, उसको भी माइक्रो फाइनेंस संगठन लोन देते हैं। अब देखो ये माइक्रो फाइनेंस संगठन बेसिकली क्या है? अब ऐसे लोग जिनकी आय नहीं है, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके पास सबसे बड़ी बात है कुछ गिरवी रखने को नहीं, तो जब वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे तो भाई ट्रेडिशनल बैंक लोन देने से पहले बोलेगा गिरवी क्या रखते हो, और गिरवी रखने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो अनएम्प्लॉयड भी है और प्लस हमने बोला स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो पारंपरिक बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो इनको रिजेक्ट कर रही हैं। इसलिए यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का रोल इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐसे लोगों को, ऐसे वर्गों को देगा लोन। ना सिर्फ लोन देगा, इनके जब अकाउंट खुलेंगे तो इनको फिक्स डिपॉजिट एफडी की व्यवस्था भी मिलेगी, और इनका इंश्योरेंस अगर ही करवाना चाहे इंश्योरेंस की व्यवस्था भी मिलेगी, फंड ट्रांसफर करना चाहे उसकी व्यवस्था भी मिलेगी। तो अब आप सोचो कि ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि आपने उसको फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा है। और जब आप उसको डिपॉजिट और सेविंग्स, इंश्योरेंस, इन सबको दिलवा रहे हो, तो उसका लंबे समय में जीवन आप कितना सिक्योर कर रहे हो। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तारीफ की बात है। ठीक है, ये इंग्लिश में ये क्वेश्चन था, सही जवाब है बी। और यहाँ पे हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? माइक्रो लोन देते हैं, सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इनके काम है। आओ मई 2000, तो हमने ऑलरेडी उसको डिटेल में समझ लिया। मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति डैश के रूप में की। अब देखो 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2022 का देखने में लगता होगा कि भाई यार ये तो गलत बात है, तो 2 साल पहले का है। लेकिन जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर 2022 में जो नियुक्त हुए
वो 2024 में भी थे जब पेपर हुआ, और 2025 वर्तमान में भी वही है। तो वैसे भी आप वर्तमान में हैं तो पढ़ते ही आप। तो नाम क्या है भाई? विनय कुमार सक्सेना। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली 2022 में। इनने अनिल बैजाल साहब को रिप्लेस किया, ठीक है। तो ये बन गए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनफैक्ट मैं तो आपको कहूंगा कि इंडिया के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ज्यादा तो नहीं है, तो उनको जो भी उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल हैं, आपको याद करना ही चाहिए। और इसलिए मैंने वो लिस्ट आपके सामने एक जगह पे ला के रख दी है, ठीक है। एक जगह पे वो लिस्ट रख दी है। मैं एक बार नाम पढ़ता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन पर डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। फिर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा, इन पर भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा हमने अभी अभी बात की कि दिल्ली के, तो ये तो 3 मुख्य हैं जो आपको 100% कहीं पर भी पूछा जा सकता है, तो आप दिमाग में रखें। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये एडवाइस देता हूं, क्योंकि अब ज्यादा यूनियन टेरिटरी बच नहीं रही इनके अलावा, तो उनको भी याद कर लो। वैसे भी दादरा नगर हवेली दमन दीव अब ये एक ही हो गई। तो इनके कौन है भाई? इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, देखें कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अब प्रफुल्ल पटेल दादरा नगर हवेली दमन और दीव के भी हैं, और साथ साथ लक्षद्वीप के भी यही हैं। तो अब आप सोचो कि प्रफुल्ल पटेल साहब लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के भी, यानी इतनी सारी यूनियन टेरिटरी और हो गई कवर। अब बचाई क्या है? एक पुदुचेरी, तो के कैलाश नाथन साहब हैं जो पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। फिर हम बात करते हैं चंडीगढ़, तो गुलाब चंद कटारिया ये हैं चंडीगढ़ के। और जब हम लोग बात करते हैं अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर DK जोशी, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पर मैंने लिस्ट भी दे दी, आपको मदद मिलेगी। साइंस के क्वेश्चन साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, स्पोर्ट्स के अंतर्गत हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स में देखते हैं कि भाई फील्ड पे एक टीम में कितने होते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको मालूम होगा, बड़ा मैं बेसिक सी बात बता रहा हूं। वैसे कबड्डी में एक टीम के पास 7 प्लेयर फील्ड पे मौजूद होते हैं। रिजर्व की बात नहीं हो रही है ना। तो ऐसे तो क्रिकेट में भी 12th मैन आपने सुना होगा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑन फील्ड एक टीम के पास कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 इधर 7 सामने वाली विपक्षी अपोजिशन टीम में। अब हम लोग बात करते हैं जब कबड्डी की, तो बच्चे कबड्डी में ऑलरेडी CGL के बारे में बात करें तो CGL ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन एक दूसरे शिफ्ट में पूछा था एशियन कबड्डी चैंपियनशिप पर, कि वो पहली बार कब आयोजित हुई। और इसलिए यहां पर हम लोग वापस से उस पर्टिकुलर डेटा को रिवाइज भी कर रहे हैं और उसको और स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं, क्योंकि कबड्डी एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट है और इस पर नियमित रूप से रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में शुरू हुई और सबसे पहली बार इंडिया में ही आयोजित हुई, और सबसे पहली बार इसे इंडिया ने ही जीता। और ना सिर्फ ये, आज तक एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कई बार आयोजित हो चुकी है और सबसे ज्यादा सफल टीम इंडिया ही रही है। देखो भाई 1980 होस्ट कलकत्ता इंडिया, और इंडिया को गोल्ड मिला। अब आप देखो यहां पे भी विनर इंडिया इंडिया इंडिया, यहां पे इंडिया इंडिया, फिर एक बार ईरान, फिर इंडिया और इंडिया इंडिया, सबसे सफल टीम इंडिया। तो सबसे पहला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप इंडिया में हुआ, इंडिया जीता 1980। और सबसे आखिरी जो कबड्डी चैंपियनशिप हुआ 2023 में, बुसान, जो साउथ कोरिया में एक सिटी है, और तब भी बेटा जीता किसने? इंडिया। ये मैंने बात कर ली आपसे किसकी? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। अब मैं आपको कुछ नई चीज भी दिखा रहा हूं। अब मैं बात करूंगा एशियन गेम्स में कबड्डी। तो कबड्डी एशियन गेम्स में शुरुआत से कोई फुल टाइम स्पोर्ट नहीं था, तो ये एक एग्जीबिशन स्पोर्ट या डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में इसको एंट्री कब मिलती है? 1982 के एशियन गेम्स में। 1982 का एशियन गेम्स इंडिया में ही आयोजित हुआ था। इंडिया ने 2 एशियन गेम्स आयोजित किए हैं, 1951 में और 1982 में। तो 1982 में हमने इसको एक एग्जीबिशन स्पोर्ट के रूप में प्रदर्शित किया, और आगे चल के 8 साल बाद 1990 में बीजिंग चाइना में ये एक फुल टाइम एशियन गेम्स इवेंट के रूप में जुड़ चुका था, और तब से ही रेगुलरली हो रहा है। इंडिया का यहाँ पे भी जबरदस्त दबदबा रहा। हालांकि अब कुछ नए अच्छे खिलाड़ी अलग अलग देशों में आ गए हैं तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडिया सबसे सफल टीम है एशियन गेम्स में कबड्डी में भी। अच्छा, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स मैंने बता दिया 7 पर साइड, ठीक है। चलो, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं 5 ईयर प्लान की तो ध्यान देंगे। तो बेटा 5 ईयर प्लान की जब हम लोग बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले साल 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। तो ये जो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन है 1950 में बना, और इसका काम था कि 5-5 साल के आप प्लान्स बनाएं, और उन्हीं प्लान्स के अनुसार फिर भारत सरकार अपना जो रिसोर्सेज हैं उनको उन्हीं
इंडस्ट्रीज में या उन्हीं फील्ड्स में लगाएगी जो हमने प्लान में तय किया है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगले साल 1951 में शुरू हुआ। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61। अब ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था, और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो पीसी महालनोबिस साहब के महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। और महालनोबिस साहब ने जो ये प्लान बनाया है जिस पर सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड है, ये बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज पर, यानी जो भारी उद्योग हैं उन पर बहुत ज्यादा बल दिया इनने, यानी हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा बल दिया। और ये वही समय है जब बड़ी बड़ी पीएसयूज उस टाइम पर, जो आज बहुत बड़े जायंट्स हो गए, तो वो उस टाइम पर स्थापित हुए थे इसी महालनोबिस प्लान के अंतर्गत। सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान 1956 से 61 के दौरान महालनोबिस साहब के मॉडल के अनुरूप। चलो, इसके बाद फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66 आता है, और इस दौरान भी हमने देखा, हमने बहुत बड़े टारगेट्स रखे थे इकोनॉमिक ग्रोथ के, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के, लेकिन इस दौरान हमने देखा इंडिया चाइना वॉर हो गया और इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो गया। तो हमने जो फंड्स थे जो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाने थे वो हमने डिफेंस में लगाए। तो ये प्लान में जो हमने अपने आप से वादा किया था कि इतना हम हासिल करेंगे, वो हम नहीं कर पाए। ये प्लान थर्ड 5 ईयर प्लान बुरी तरीके से फेल हुआ, इसलिए फिर प्लान हॉलीडे आ गए। हमने कहा अभी कुछ रुकना चाहिए, अभी हम गिरे हैं तो थोड़ा सा रुकते हैं, है ना, कि भाई अभी अभी प्लान फेल हुए हैं तो हम लोग थोड़ा रुकते हैं। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74, और फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो एसएससी का फेवरेट प्लान है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर ने पूछे हैं, 1974 से 78। ये प्लान चलना था 1974 से 79, लेकिन ये चला सिर्फ 74 से 78, 4 साल। इस दौरान 5 ईयर प्लान के दौरान, जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, इसी के दौरान गरीबी हटाओ का नारा बहुत ही बुलंद रूप से रखा गया, और उसी के अनुसार उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनने 20 पॉइंट फॉर्मूला दिया कि इन 20 पॉइंट्स के अंतर्गत हम गरीबी को हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसी दौरान इमरजेंसी भी लगी, और फिर जब इलेक्शन हुए 1977 में, इमरजेंसी खत्म होने के बाद, तो लोग बहुत चिढ़े हुए थे सरकार से कि इमरजेंसी लगा दी, हमारे बहुत सारे राइट्स आपने ले लिए, और इसलिए 1977 में चुनाव में कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी जी भी हार गई, और फिर नई सरकार बनी मोरारजी देसाई जी की, और फिर उनने अगले साल 1978 में फिफ्थ 5 ईयर प्लान को पहले ही खत्म कर दिया। ठीक है, चल, तो अभी हमारा सही जवाब क्या है? सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो मॉडल है वो महालनोबिस साहब के प्लान के अंतर्गत था, तो इसलिए महालनोबिस मॉडल पर बेस था सेकेंड 5 ईयर प्लान। आओ आगे बढ़े, है ना। आओ, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? चलो भाई, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन ने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, वरना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने सुना होगा 1920 से 22 के बीच में देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन चला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या जो असहयोग आंदोलन है, ये 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? सरकार के साथ असहयोग, और हमने उद्देश्य के रूप में स्वराज प्राप्ति, हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। जलियांवाला बाग में हमें इंसाफ चाहिए था, और भी उद्देश्य थे, रोलेट अधिनियम हमें हटाना था। तो ये सारे उद्देश्यों की वजह से हमने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। हमने बोला हम ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? हम विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, विदेशी सामान यानी फॉरेन गुड्स हम नहीं खरीदेंगे, फॉरेन गुड्स, ताकि ब्रिटिशों को आर्थिक नुकसान हो, जिसके अंतर्गत विदेशी मदिरा, विदेशी कपड़ा नहीं खरीदा जाएगा। फिर सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी संस्थान जैसे पुलिस हो गया या कोर्ट हो गए, तो सरकारी संगठनों का भी हमने बहिष्कार करना है, न्यायालय और पुलिस। ठीक है, समझ गए आप? चले, अब हुआ क्या कि ये 2 साल बेहतरीन तरीके से चला, लेकिन 1922 में 4 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम का गांव, आज उत्तर प्रदेश में, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश नाम नहीं था, नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में गांव था चौरी चौरा, और 4 फरवरी को वहां पे एक व्यक्ति विदेशी मदिरा दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लोकल वहां के लीडर। तो विदेशी मदिरा दुकान का जो मालिक था उसने पुलिस को बुला लिया, पुलिस ने उस विरोध करने वाले व्यक्ति को मारा।
व्यक्ति अपने गांव गया रोते रोते, गांव वाले गुस्से में मशाल हाथ में लेकर पुलिस वालों से बात करने आए कि आपने कैसे हाथ लगाया, क्यों हाथ लगाया, क्या गलत कर रहा था। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, लेकिन तब पुलिस वालों ने क्या किया कि वो दरवाजे बंद करके अंदर चले गए। ऐसी स्थिति में गांव वालों का गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने मिट्टी का तेल डाल के उस पुलिस स्टेशन को ही जला दिया और 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। ये घटना 4 फरवरी को शुरू हुई और रात हो गई थी क्योंकि, तो 5 फरवरी भी लग गया, इसलिए किसी किसी किताब में आपको 5 फरवरी भी देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर इसी घटना के बाद गांधी जी, क्योंकि अहिंसा में वो विश्वास रखते थे, जब उनने देखा कि ऐसी हिंसक घटना हुई है तब उनने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया चौरी चौरा घटना की ही बात 1922 में। चलो भाई आगे बढ़े। भारत के किस राज्य में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया? बहुत शानदार कार्यक्रम है, इनफैक्ट कई सारे राज्यों के लिए तो एक ये मॉडल भी बना। नीरू मीरू का क्या मतलब है? नीरू मतलब है पानी, मीरू मतलब है तुम, मतलब वाटर एंड यू, नीरू मीरू। नीरू मतलब बोलते हैं नीर, नीर पर्यायवाची होता है ना वाटर का, जल नीर, तो नीरू मतलब वाटर और मीरू मतलब यू, तो पानी और यू। यहाँ पे बेसिकली ये जल संचयन, वाटर कंजर्वेशन स्कीम है। लेकिन मीरू से क्या मतलब है कि लोगों की भागीदारी से वाटर कंजर्वेशन करना। तो लोगों की भागीदारी से बहुत सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए जिससे पानी बड़े स्तर पर संचित किया गया, कंजर्व किया गया और ग्राउंड वाटर टेबल बहुत अच्छे स्तर पे ऊपर आई। तो जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है ना, तो भाई वो बहुत अच्छा हो गया। कहाँ का ये स्कीम था? तो आंध्र प्रदेश, बहुत पुराना स्कीम था, साल 2000 की स्कीम थी, लेकिन ये इतनी सफल हुई वाटर कंजर्वेशन में कि अन्य राज्यों ने फिर इसे कॉपी किया। तो नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है? वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का, लोगों की भागीदारी से वाटर कंजर्व किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना के। 2000 की ये योजना थी। ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन मैं ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि एक राजस्थान की भी एक सिमिलर योजना है जिसका नाम है अरवरी पानी संसद। आज तक ये एग्जाम में नहीं आई, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश की एक योजना आ सकती है जो सिमिलर लाइंस पे थी, तो यहाँ पर राजस्थान में भी लोगों के पार्टिसिपेशन से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए गए और पानी को कंजर्व करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, अरवरी पानी संसद, राजस्थान। चलो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बरचन पाए जाते हैं? अब ये बरचन क्या होता है? ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भाई जैसलमेर में, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे बरचन या बारचन दिखते हैं। अब ये क्या है बेसिकली? तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि सैंड ड्यून क्या होता है। सैंड ड्यून्स, ये शब्द कभी शायद आपने सुना हो। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं कि जहां पर जिन क्षेत्रों में लूज सैंड होती है, जैसे डेजर्ट हो गए, रेगिस्तान, जैसे कोस्टल एरिया हो गए, तटीय क्षेत्र, या रिवर वैली घाटी हो गए, नदी घाटियां, तो यहाँ पे लूज सैंड अवेलेबल होती तो विंड या वाटर के एक्शन की वजह से ये लूज सैंड मूव करती है और इसका डिपोजिशन होने लग जाता है कहीं। तो जहां पे डिपोजिशन होने लग जाता है तो वहां पे रेत का ढेर बन जाता है या माउंट हिल बन जाता है, इसको ही हम लोग कहते हैं ड्यून। तो ड्यून क्या है? रेत का टीला, रेत का पहाड़, ठीक है, रेत का ढेर, ये है ड्यून। अब ड्यून्स में भी जो सबसे कॉमन टाइप का ड्यून होता है और उसको हम कहते हैं बारचन। अभी बारचन कैसे बनता है? तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक इमेज। तो ये आपके सामने एक बारचन ड्यून कैसे बनता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये रेत का ढेर है, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो, इसको छोड़ दो। ये रेत का ढेर है और ये विंड है जो कि इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है जो इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है। तो बारचन ड्यून बनने के लिए, यानी बारचन टाइप का जो टीला है रेत का, वो बनने के लिए एक दिशा से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए रहेगी। तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड एक दिशा से चल रही है तो जाहिर सी बात है भाई, ये जब विंड इस रेत के टीले से टकराएगी तो ये जो इसके एजेस है ना, तो यहां से ये मुड़ना शुरू हो जाती है रेत। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इस तरीके का बनने लगता है। तो पहले ये स्ट्रेट था, लेकिन जब विंड की फोर्स ने इस पर काम किया तो आप क्या देखते हो कि भाई ये जो इसके एजेस थे ना, एजेस, ये इस तरीके से आगे की तरफ मुड़ने लग गए। तो ये स्ट्रेट चीज इस तरीके से तब्दील हो गई। तो इसको ही हम लोग कहते हैं बारचन ड्यून। अब इस बारचन ड्यून की या बरचन ड्यून की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे जो स्लोप है विंडवर्ड साइड, जहां से विंड चल रही है, तो ये स्लोप जेंटल होता है ना। लेकिन जो ये वाला स्लोप होता है लीवर्ड साइड, जहां पे विंड नहीं है, तो ये वाला जो स्लोप है बहुत स्टीप है, बहुत खड़ी यहाँ की चढ़ाई है, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ओके। तो इसका शेप क्या होता है?
क्रीसेंट शेप इसको हम बोलते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्रीसेंट शेप है ना, चांद, अर्ध चांद जैसा है ना, नोटिस करो, अर्ध चांद जैसा इसका शेप है। चले भाई, तो ये होता है कुल मिला के। तो ये जैसलमेर क्षेत्र में आपको ये बर्चन दिखाई देते हैं यहाँ पे। और आपकी बेहतर समझ के लिए मैंने बता दिया, ये देखो जेंटल स्लोप, ये देखो यहाँ पे बहुत स्टीप स्लोप है ना, खड़ी चढ़ाई है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। लता मंगेशकर को, हाँ यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए ये चीज जो मैंने आपको अभी अभी समझाई वो मैंने लिखित रूप में भी दे दी है। अगर आप एडिशनल पढ़ना चाहें आपका बहुत स्वागत है। चलो भाई, लता मंगेशकर जी को कौन से वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? देखो आज तक इंडिया में 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जिनमें से जो 53rd व्यक्ति हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन साहब 53rd व्यक्ति हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अब हम बात करें महिलाएं कितनी हैं, तो बेटा 53 में से सिर्फ 5 महिलाओं को भारत रत्न अभी तक मिला है। और उन 5 महिलाओं का नाम क्या है, बिल्कुल आपको बाय हार्ट ईयर के साथ याद होना चाहिए। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न मिला। मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूं। इंदिरा गांधी जी को 1971, अच्छा उस समय वो प्रधानमंत्री ही थी, तो उनने ही रिकमेंड किया था, क्योंकि जो प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वही रिकमेंड करते हैं ना राष्ट्रपति को। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अरुणा आसफ अली, अच्छा हम लोग ऑर्डर फॉलो करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी 1971, मदर टेरेसा 1980। मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला। और अगले साल भारत सरकार ने भी बोला अरे हम तो भूल गए, हमें भी तो देना है। तो 1980 में, तो हमारी आंखें तब खुली जब अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी ने दिया। तो 1979 में नोबेल पीस प्राइज और 1980 में मिला भारत रत्न। फिर हम बात करते हैं अरुणा आसफ अली जी, जो कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका थी। उनने उस समय ग्वालियर टैंक मैदान में जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो पानी की टंकी पर चढ़ के इन्हें ध्वज फहराया था। तब देखने वालों ने इन्हें कहा था कि आप तो सन 1942 की रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनको बोला जाता है। तो 1997 में इनको भारत रत्न मिला। MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 पहली सिंगर जिनको भारत रत्न सम्मान मिला। फिर 2001 में लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है या नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड। क्यों? क्योंकि बहुत ही मधुर इनकी आवाज है, मुझे और इन पे बताने की जरूरत नहीं कि कितनी मधुर है भाई, वो बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है लता मंगेशकर जी, स्वर कोकिला। तो भाई 2001 में इनको मिला, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब है। और मैंने बोला आपको ये 5 साल याद होने चाहिए, 1971, 1980, 1997, 1998 और 2001। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है जब लोग 1 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए पर्यटक रिजॉर्ट्स और पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं? तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। तो ये क्या है? मौसमी बेरोजगारी। अब जैसे मान लो कोई स्काई इंस्ट्रक्टर है, स्काई इंस्ट्रक्टर समझते हो तुम लोग? जैसे आपने कभी एक देखा होगा ना, आइस पे स्काइंग होती है। जैसे आप कभी जाएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तो वहां पे जब बर्फ अच्छे स्तर पे होती है तो बहुत सारे लोग स्काइंग करने आते हैं। तो स्काइंग सिखाने वाले लोग भी होते हैं। फिर अब तो टूर्नामेंट्स भी आयोजित हो गए हैं ना, विंटर गेम्स भी हम देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी। तो कुल मिला के स्काई इंस्ट्रक्टर्स का क्या काम होता है कि जहां पर बर्फ है तो वो सिखाते हैं कि बर्फ पर कैसे आप स्काइंग करो, स्केटिंग जिसको कह सकते हो आप करो। लेकिन अब जब बर्फ नहीं है ऑफ सीजन में, तब क्या करेंगे? तो कुल मिला के बेरोजगार हो गए। तो इसको हम कहते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अच्छा, लेकिन मैं आपके सामने कुछ और भी अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ डिस्कस करने वाला हूं, अलर्ट रहिएगा। फिर मैं ये भी बताऊंगा इनमें भयंकर वाली अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है। चलो, एक होती है फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये कोई ज्यादा खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से जॉब छोड़ता है क्योंकि वो कोई बेहतर दूसरी जॉब तलाश करना चाहता है। तो ये कोई समस्या वाली बात नहीं दिखती, क्योंकि इसमें व्यक्ति ने अपनी वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक रूप से जॉब छोड़ी है और वो एक बेहतर जॉब की तलाश में है। इसलिए फिलहाल कुछ समय के लिए वो बेरोजगार है, लेकिन ये बेरोजगारी उसके खुद के हाथ में, वो चाहे तो खत्म कर दे। सही है, तो ये कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं दिखती। सीजनल मैंने डिस्कस कर ली। एक होता है इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ी समस्या वाली बात है। क्यों? क्योंकि जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाए, जैसे रिसेशन जब आता है कि भाई डिमांड ही नहीं है, तो जब डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की तो ज्यादा जॉब्स नहीं होंगी। तो कई सारे लोग जिनको कोई एक पर्टिकुलर स्किल आती है
लेकिन उस स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अभी वो सामान बिक नहीं रहा है ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में ये है आपकी इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन सबसे भयंकर होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? क्योंकि ये उतनी खतरनाक नहीं है, ये तो भाई इकोनॉमिक में तो ये कि मान लो भाई 1-2 साल में स्थिति बेहतर हुई, रिसेशन का दौर खत्म हुआ, क्राइसिस का दौर खत्म हुआ, या 2-3 साल में, तो व्यक्ति धीरे धीरे वापस उसकी डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की जब बढ़ेगी तो नौकरी पे आ जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि भाई जब कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है लेकिन उसकी स्किल्स नहीं है ऐसी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, ये सबसे बड़ी समस्या है। यानी मार्केट में काम है लेकिन व्यक्ति को वो स्किल्स नहीं आती, यानी व्यक्ति की स्किल्स और इंडस्ट्री डिमांड मिसमैच्ड। ये इसलिए समस्या है क्योंकि यहां पे स्किल डेवलपमेंट इसका सोल्यूशन है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट कोई करवाने वाला होना चाहिए, व्यक्ति को खुद करने की भी इच्छा होनी चाहिए। इसमें समय लगता है क्योंकि आप सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, देश में बहुत बड़े स्तर पर बड़े सारे लोगों को स्किल देना है एक पर्टिकुलर काम में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में ये बहुत बड़े स्तर पर है कि भाई स्किल नहीं है लोगों के पास, कई सारे लोगों के पास डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन आपको वो स्किल नहीं आएगी तो फिर कैसे आपको नौकरी मिलेगी, है ना। तो ये वाली चीज खतरनाक है। खैर, हमने जो सही जवाब देखा वो तो हमने देख ही लिया, मौसमी बेरोजगारी, है ना। हाँ भाई, पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनोखा त्योहार है? बेसिकली पौष मेला वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है और ये पश्चिम बंगाल में जो शांति निकेतन क्षेत्र है वहां मनाया जाता है। शांति निकेतन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन रेसिडेंशियल स्कूल की शुरुआत की। रेसिडेंशियल मतलब यहाँ पे विद्यार्थी रहते भी थे। तो बेसिकली शांति निकेतन नाम का एक गांव है वेस्ट बंगाल में। अब तो गांव नहीं, अब तो बहुत डेवलप्ड हो गया, पहले गांव था और तभी वहां रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्कूल खोला था, रेसिडेंशियल स्कूल, और ये की सेंटर बन गया कला का, आर्ट का, बड़े स्तर पर विद्यार्थी आए। 1921 में इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील कर दिया गया, ठीक है। और यहीं पर एक पौष मेला आयोजित होता है, बड़े स्तर पर लोग भाग लेते हैं और आर्टिस्ट बड़े स्तर पर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला, किसमें? लिटरेचर या साहित्य में। क्यों भाई, इनने ऐसा क्या लिखा था? गीतांजलि इनकी पोयम का नाम है। ये दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं, तो एक जन गण मन भारत का और एक अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का। ठीक बात है। इनको ब्रिटिशों ने सर नाइटहुड की उपाधि भी दी थी, लेकिन जलियांवाला बाग में जब इनने ब्रिटिशों का असली चेहरा देखा तो इन्हें सर और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इनके पिताजी का नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा स्थापित की थी, जो कि एक सामाजिक सुधार संगठन था। यह है पिता। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज को क्लियर करने वाले वो फर्स्ट इंडियन थे। इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जाम को क्लियर करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, सगे। चलो, मतलब पूरी फैमिली टैलेंटेड है ना। चलो आगे बढ़े। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन SSC CGL में एक बार पहले भी आ गया था। अब आप सोचो कि PYQ लगाने से आपको एक फायदा ये तो होता ही है कि पता चलता है कि कहाँ से ज्यादा चीजें आ रही हैं, किस टॉपिक से आ रही है, लेकिन एक और फायदा छुपा हुआ ये कि कई बार वही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन इससे पहले भी एक शिफ्ट में आ चुका है, मैंने ये क्वेश्चन भी एनालाइज करवाया था। और अब देखो, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई है। बात करें जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी, इसलिए भी एग्जाम में पूछी जाती है बार बार क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली अकेडमी है। देखो ये टॉपिक कौन सा है, अगर मैं टॉपिक बताऊं तो ये आपका जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस के अंदर अकादमी पढ़ाई जाती है। और वहां पे हम देखते हैं कि कई अकादमियों पर SSC ने क्वेश्चन पूछा है और इस पे तो 2 बार हो गया। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली अकेडमी है, मणिपुर में है। मणिपुरी डांस का प्रिजर्वेशन करती है, वहां पे बहुत सारे लोग मणिपुरी डांस करते हैं तो उनको भी संरक्षण देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये संगीत नाटक अकादमी की एक यूनिट है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना SNA संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई और वो इनॉग्रेट हुई अगले साल। मतलब ये तो हो गया स्थापना, लेकिन उसका जो उद्घाटन इनॉग्रेशन हुआ और वो ऑपरेशनल जब हुई, काम करना शुरू किया 1953 में। किसने उद्घाटन किया? तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, है ना। और पहले अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के बनाए गए थे राजा मन्नार साहब।
खैर अभी हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने 1953 में इनॉग्रेशन किया। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सोचो कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी 1954, सोचना, और जिस यूनिट के अंतर्गत वो आती है वो खुद ही 1952 में स्थापित हुई संगीत नाटक अकेडमी। यानी जवाहरलाल नेहरू अकेडमी कितनी पुरानी है कि नहीं। तो इस पे बहुत सारे कारण थे इस पर क्वेश्चन पूछने के। एक तो पूर्वोत्तर भारत की पहली नृत्य अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी के अंदर आती है और बहुत पुरानी। तो बाकी मैंने डिस्कशन आपसे कर ही लिया। चलिए, 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है जिसमें कांचीपुरम साड़ियों को चुने गए उत्पाद के रूप में पहचाना गया है। अब देखो भाई, सिंपल है। जब मैं ये बात कहता हूं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, तो नाम से ही क्लियर है कि यहां पे जिस स्टेशन को चुना जाएगा उस स्टेशन को अपने यहां पे प्रदर्शनी लगानी है, एग्जीबिशन लगाना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, क्योंकि वन प्रोडक्ट वन स्टेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहां पे प्रदर्शनी कौन लगाएगा, तो जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्समैन होंगे, शिल्पकार होंगे उस पर्टिकुलर क्राफ्ट से संबंधित, वो लगाएंगे। अब आप खुद सोचो कि भाई कांचीपुरम साड़ियां, आप गैस भी कर सकते हो इसका ऑप्शन, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था क्योंकि यहां पे ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। भाई अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा है पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम, पल्लव वंश कांचीपुरम, तो ये कांचीपुरम कहां है, मैंने भी क्लास में कराया, ये है तमिलनाडु में। भाई कांचीपुरम सिटी ही तमिलनाडु में। अब जब कांचीपुरम तमिलनाडु में है तो कांचीपुरम साड़ियों की जो प्रदर्शनी लगेगी, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स को ही आप प्रमोट करोगे ना, तो भाई कहां पे लगेगी, दिए गए ऑप्शंस में से चेन्नई सेंट्रल। तो ये आप गेस भी कर सकते थे, ठीक है। चलो बाकी करंट अफेयर्स में तो ये था ही। तो हमने कुल मिला के ये बात कर ली वन प्रोडक्ट वन स्टेशन की, एक स्टेशन चुना गया और ऐसे इंडिया में बहुत सारे स्टेशंस को वहां के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं भाई, तो एक प्रोडक्ट दे दिया गया कि इसकी प्रदर्शनी वहां के लोकल हैंडीक्राफ्ट्समैन उस स्टेशन पे लगाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि रेलवेज में फुटफॉल स्टेशंस पर बहुत ज्यादा है, फुटफॉल बहुत लोग आते हैं। तो इससे होता क्या है कि लोगों को अवेयरनेस डेवलप होती है। जैसे उदाहरण के लिए चेन्नई सेंट्रल में जो लोग आएंगे वो कांचीपुरम साड़ियों को देखेंगे, देश विदेश के लोग, और उनमें से कई सारे, चलो अगर आज इमीडिएटली नहीं खरीद रहे तो कभी भविष्य में जब रिक्वायरमेंट आएगी तो उनके दिमाग में होगा कि हाँ यार मैंने टच करके देखा था, कपड़ा बहुत अच्छा था, डिजाइन बहुत अच्छी थी, मुझे खरीदना है। तो लॉन्ग टर्म में भी खरीदार बढ़ेंगे, प्लस शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली कई लोग खरीद लेंगे। तो इससे मोटा मोटा बोलें तो फायदा ये होगा शिल्पकार का कि उसको पैसा, उसकी इनकम बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि लोकल प्रोडक्ट्स की सेल हो रही है। सही है, तो ये सब इसका फायदा है भाई, ठीक है। तो ये 2022 में योजना शुरू हुई थी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, 2022 में शुरू हुई थी। शुरुआत में 19 स्टेशन से शुरू किया गया था, फिर इसको 69 और स्टेशन में फैलाया गया। अब तो इसका टारगेट है 1000 रेलवे स्टेशन, क्योंकि सफल हुआ है तो अब 1000 रेलवे स्टेशन इसका टारगेट है, ठीक है। चलो, तो जो साइंस के क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो, हरिप्रसाद चौरसिया साहब की बात हो रही है और उनको अवार्ड मिला है। किस वर्ष अवार्ड, अच्छा आपको पूछा है वर्ष बता दिया 2000 और बोला है कौन सा अवार्ड 2000 में मिला है, तो 2000 में इनको मिला है पद्म विभूषण। अब सबसे पहली बात, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, फ्लूट यानी बांसुरी वादक है, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात, इनको बहुत सारे जीवन में अवार्ड मिले हैं, अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा। अभी एक और बात, कभी भविष्य में क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं आया, इनका घराना कौन सा है। इनका जो घराना है वो है सेनिया घराना। असल में तानसेन साहब ने जो घराना शुरू किया था उसको सेनिया घराना बोलते हैं। तानसेन साहब अकबर के नवरत्नों में एक है ना, तानसेन साहब ग्वालियर में समाधि, तो उनने जो ग्वालियर से ही शुरू किया था घराना, उसको हम कहते हैं सेनिया घराना। तो उनके बाद जो भी उनके शिष्य रहे जिन्होंने उसी स्टाइल को फॉलो किया वो भी सेनिया घराना के हैं, और यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया साहब भी सेनिया घराना के ही माने जाते हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। अब इनके अवार्ड्स की बात करें, ठीक है, पद्म विभूषण तो इनको साल 2000 में मिला, लेकिन इनको और भी बहुत शानदार शानदार अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पद्म भूषण 1992, कालिदास सम्मान 1999, पद्म विभूषण 2000 जो हमारे प्रश्न का जवाब है, और संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। इससे पहले संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1984 में मिला, लेकिन फेलोशिप अवार्ड 2012 में मिला, ठीक है। अब यहां पर मैं आपसे बिल्कुल ये चाहूंगा कि 3 अवार्ड हैं जो आपको विशेष रूप से दिमाग में रखने चाहिए, पद्म विभूषण, अच्छा इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये दिमाग में रखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, ये भी दिमाग में रखें। तो ये 3 अवार्ड्स आपको दिमाग में रखने चाहिए, इनसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये सेनिया घराना से ये संबंधित है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, मैं एक लिस्ट आपको हर बार देता हूं, मुझे उम्मीद है
कि इससे पहले वाले एनालिसिस सेशंस भी आपने अटेंड किए होंगे अगर, तो वहां से जो लिस्ट मैंने दी है वो आपने याद कर ली, ये वही लिस्ट है। अगर नहीं की तो बेटा ये कर लो कि यहां से इन लोगों पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो जब भी आप देखते हो कि क्लासिकल म्यूजिक, तो ये लोग सबसे प्रोमिनेंट लोग हैं जहां से क्वेश्चन आता है। तो इन लोगों को, इन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनको जो बजाने वाले लोग हैं भाई, उनको आपको याद रखना ही है, कोई चॉइस है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, ये दोनों सरोद। इसके अलावा आप देखो रविशंकर साहब, भारत रत्न मिल चुका है इनको भी 1999 में, ठीक है। तो भाई ये सितार। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा संतूर, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, अभी इन पर ही क्वेश्चन देखा। जाकिर हुसैन साहब दिसंबर 2024 में निधन हुआ, तबला, ग्रैमी पुरस्कार भी मिले। और उस्ताद सुल्तान खान सारंगी। तो ये याद रखो। चलो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है, यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये क्वेश्चन एसएससी ने एक बार पहले भी पूछा था, लेकिन तब पूछा था कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और तब जवाब था आर्टिकल नंबर 77। तो भाई अगर क्वेश्चन फिर से कभी आए कि केंद्र सरकार का जो कामकाज का संचालन है उससे संबंधित आर्टिकल 77, और अगर राज्य सरकार का आपसे पूछेगा तो उससे संबंधित आर्टिकल है 166। तो केंद्र सरकार का 77 और राज्य सरकार का 166। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो वहां पे राज्य सरकार का जो चैप्टर है उसमें आप देखते हो कि आर्टिकल 163 ये क्या है, 163 क्या बोलता है, 163 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट स्टेट लेवल। तो भाई राज्य स्तर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका हेड कौन होगा, सीएम होंगे, है ना। फिर आप देखते हो जो आर्टिकल नंबर आपका 164 है वो क्या कहता है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट सीएम का कौन करेगा, अपॉइंटमेंट सीएम का गवर्नर करेंगे। और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, गवर्नर करेंगे सीएम के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। तो 163 में क्रिएशन हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सीएम का, 164 में उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित बात है। फिर 166 में क्या है, मैंने बता ही दिया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 167 भी महत्वपूर्ण है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर मौजूद है। तो सीएम की क्या ड्यूटीज है, तो ड्यूटीज ऑफ सीएम ये कहां मौजूद है बच्चे, आर्टिकल नंबर 167, ठीक है। यहां पे मैंने रिटर्न फॉर्म में भी ये चीजें आपके लिए लिख दी हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि भाई रिटर्न फॉर्म में रहे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लगे, बाकी मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। चलो ठीक है भाई, तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये ले सकते हो वीडियो पॉज करके। चलो, ये हमारी बात हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अब देखो, वैसे तो बाय एलिमिनेशन भी कई बच्चों ने इस प्रश्न को बना लिया होगा, क्योंकि क्रिकेट काफी देखा जाता है हमारे देश में, कि भाई वाइड बॉल, विकेट, नो बॉल, ये तो बड़े फेमस क्रिकेट के शब्द हैं। लेकिन ड्यूस ये किस स्पोर्ट्स का शब्द है, तो ये टेनिस का शब्द है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई खिलाड़ी, दो खिलाड़ी है ना, जैसे दो खिलाड़ी हैं भाई ए और बी, ये इनका बीच में नेट लगा हुआ है, टेनिस में ऐसे ही होता है ना। अब जैसे मान लो इसने बॉल मारी भाई, इससे मिस हो गई तो इसको पॉइंट मिल गया 15, ठीक है। अब इसने भी बॉल मारी, ठीक है, लेकिन इस बार इससे मिस हो गई तो इसको भी पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, 15। तो कुल मिला के इसको हम कहेंगे 15 ऑल। उसी तरीके से अगर ये दोनों एक एक पॉइंट दोनों स्कोर करते तो फिर कहेंगे 30 ऑल, कि भाई दोनों के 30 ऑल मतलब दोनों के 30 ऑल। अब मान लो इसी तरीके से अगर इन दोनों ने एक एक पॉइंट एक दूसरे के विरुद्ध और ले लिया तो इसको हम कहेंगे ड्यूस। इस बार 40-40 को 40 ऑल ना कह के या 40-40 ना कह के ड्यूस कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या कह रहे थे पहले, 15 ऑल या 15-15, 30 ऑल, 30-30, लेकिन 40-40 को 40 ऑल ना कह के ड्यूस कहा जाता है, ठीक है। कि भाई दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ 3-3 पॉइंट निकाल लिए हैं तो इसको हम कहते हैं ड्यूस। अब क्या होगा, जब दोनों 40-40 पे हैं यानी ड्यूस पे हैं, ऐसी स्थिति में अब अगर किसी को गेम जीतना है तो उसको अपने विपक्षी के खिलाफ 2 पॉइंट एक साथ लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो ए ने बॉल मारी और बी ने भी उसको मारा, ठीक है, फिर ए ने फिर मारा लेकिन इस बार बी से मिस हो गई, मतलब ये चल ही रहा था गेम, 1 पॉइंट ए को मिल गया तो इसको हम कहेंगे 40 एडवांटेज। 1 पॉइंट इसको मिला है, ये जीता नहीं है, 40 एडी एडवांटेज। अब मान लो फिर से इसने एक और पॉइंट हासिल कर लिया किसी तरीके से, तब हम इसको क्या कहेंगे, ये उस पर्टिकुलर सेट का विजेता हो गया, ठीक है भाई, मतलब ये पर्टिकुलर गेम का विजेता हो गया। तो ये कुल मिला के फिर ये पर्टिकुलर गेम वो जीत जाएगा। तो ये तरीका है। तो 2 पॉइंट ड्यूस के बाद 2 पॉइंट आपको लेने होते हैं मैच, वो पर्टिकुलर गेम जीतने के लिए। तो ये टेनिस का है ये। आओ आगे बढ़े। जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। वसुदेव प्रथम जिन्होंने सोने
दीनार और चौथाई दीनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए थे, वो डैश राजा थे। अब देखो आपने सुना होगा मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल, जहां पे हमारे देश में जब मौर्य लोगों का पतन होता है उसके बाद फिर बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, जैसे इंडो ग्रीक्स या जिसको हम कहते हैं हिंदी में हिंद यवनी, उनके बाद शक या साकाज आते हैं, और फिर आगे चल के महत्वपूर्ण वाले की बात करें तो कुषाण या कुशानाज आएंगे। तो जब ये कुषाण शासक आएंगे तो सिर्फ इनकी ही बात करते हैं अभी, है ना, और किसी की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ कुषाण लोगों की बात करेंगे। तो कुषाण लोगों की बात करें तो ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से इनका साम्राज्य शुरू हो रहा है। अच्छा, इसमें जो संस्थापक होते हैं उनका नाम होता है कुजुल कैडफिसिस। क्या नाम होता है? कुजुल कैडफिसिस। तो ये है संस्थापक कुजुल कैडफिसिस। कुजुल कैडफिसिस को कैडफिसिस प्रथम भी बोलते हैं। इनके बाद जो महत्वपूर्ण, हम सिर्फ महत्वपूर्ण वालों की बात कर रहे हैं, इनके बाद आएंगे वेमा कैडफिसिस, इंपॉर्टेंट, और वेमा के बेटे का नाम होगा कनिष्क। क्या नाम होगा? कनिष्क। कनिष्क। अच्छा, कनिष्क के बाद भी फिर कुछ और लोग आते हैं और उनमें से एक होंगे वसुदेव। तो ये वसुदेव बेसिकली कुषाण वंश के हैं। ठीक है भाई। कुषाण लोगों की राजधानी क्या है? तो कुषाण लोगों की दो राजधानी थी, एक थी इनकी राजधानी पेशावर, तो भाई इनकी एक राजधानी क्या थी? पेशावर। और इनकी जो एक दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा, जो बताता है कि समय के साथ ये किस तरीके से गंगा घाटी वाले क्षेत्रों में भी इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय विस्तार हो गया था। बात करें कनिष्क साहब की, तो भाई कनिष्क साहब को सेकंड अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनने भी अशोक के समान बौद्ध धर्म अपनाया, और ना सिर्फ अपनाया, अशोक के समान इनने मिशनरियों को इंडिया के बाहर भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जैसे अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था, वैसे ही कनिष्क ने भी मिशनरियों को इंडिया के बाहर भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जिस प्रकार अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद को स्पॉन्सर किया, उसी प्रकार कनिष्क ने चौथे बौद्ध परिषद को स्पॉन्सर किया। इसलिए अशोक से सिमिलैरिटीज इनकी हैं, इसलिए इनको सेकंड अशोक कहा जाता है। और कुषाण लोगों की एक अचीवमेंट थी, इनने सिल्क रूट को कंट्रोल किया था। सिल्क रूट, चाइना से सिल्क, चाइना सबसे पहला देश था ना जिसने सिल्क का आविष्कार किया। उसके बाद फिर सिल्क बहुत दुनिया में डिमांड हो गई थी, और उसके बाद बड़े स्तर पर लोग चाइना से सिल्क खरीदते थे और अफ्रीका, यूरोपीय, एशियन देशों में बेचते थे, और फिर देखते देखते और भी दूसरे सामान इस रूट पे बेचे खरीदे जाने लगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड रूट था। लेकिन तब कुषाण लोगों ने जो सिल्क रूट जा रहा था भाई इंडिया के ऊपर से, तो वहां तक कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे ये व्यापारियों से टैक्स लेने लगे। तो इससे कुषाण लोगों को बहुत प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो ये सब कुषाण लोगों के लिए जरूरी है। अब इनने कई सारे सिक्के भी इशू किए। ठीक है, तो कुषाण लोगों ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स बड़ी मात्रा में इशू किए, इनको कहा जाता था दीनार। तो ये कनिष्क ने भी किए, आगे चल के वसुदेव ने भी किए। चलो भाई आगे बढ़े। ये मैंने आपके सामने एक लिस्ट भी रखी है, जैसे कुजुल कैडफिसिस ये स्थापना करता है, और ये है आपके सामने कनिष्क, ये है वसुदेव प्रथम। यहाँ पे आपको एक और नाम मिल रहा है हिरोइस, लेकिन ये हम बात करें तो इंडिया के स्तर पे इनने स्थापना नहीं की है। ठीक है, तो ये जहां से आए थे ये वहां उस क्षेत्र में थे, लेकिन कुजुल कैडफिसिस ने भारत में स्थापना की है, यही इतिहासकारों द्वारा मान्यता है। चलो, विथ रेफरेंस टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटी, कहीं ना कहीं आपने एक ही चीज पढ़ी होगी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखें। मॉर्ले मिंटो क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉर्ले उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन में बैठते थे, और मिंटो गवर्नर जनरल थे जो भारत में मौजूद थे। तो क्योंकि इन दोनों ने मिलके ही एक पर्टिकुलर एक्ट फॉर्मुलेट की, इसलिए इसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट। ठीक है भाई, चलो आगे डिस्कशन करते हैं। तो क्या है भाई पहला पॉइंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। हाँ, इसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने जो भारतीय विधान परिषद है उसमें बहुत सारे उसके लिए प्रावधान जोड़े थे। काउंसिल का यहाँ पर यह भी मतलब है ना कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था इंडिया के स्तर पर, उससे संबंध में बहुत सारे प्रावधान थे। दे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीयों की नियमित रूप से ब्रिटिशों से मांग थी कि हमको और शक्ति दी जाए और भारतीयों को शामिल करो कानून बनाने के प्रोसेस में, और इसलिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट में भारतीयों की सीट भी बढ़ाई गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ओवरऑल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड भी किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन टू मुस्लिम्स, ये भी बिल्कुल सही है, ये इसलिए इसका जवाब है बी, ABC। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको हम कहते हैं ये क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखो, 3 प्रकार के इलेक्टोरेट होते हैं। एक होता है जनरल इलेक्टोरेट, है ना, सामान्य निर्वाचन प्रणाली।
एक होती है रिजर्व्ड इलेक्टोरेट यानी आरक्षित निर्वाचन प्रणाली, आरक्षित निर्वाचन प्रणाली, और एक होती है जिसको हम कहते हैं आपका सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, या हिंदी में मैं कहूं तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए ध्यान से सुनेंगे। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र है, सुनते रहिएगा, कोई क्षेत्र है, वहां पर 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। 100 में से 40 मुसलमान हैं और 60 हैं अन्य। 60 को मैंने ओ लिख दिया, ओ मतलब अदर्स। अब देखो किसी भी इलेक्शन में दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है प्रत्याशी, है ना, यानी कैंडिडेट, कैंडिडेट, और एक होता है मतदाता यानी वोटर, मतदाता यानी वोटर। तो अगर किसी जगह पे सामान्य निर्वाचन प्रणाली है तो 100 लोग हैं उस एरिया में और सामान्य निर्वाचन प्रणाली है तो कोई भी व्यक्ति 100 में से कैंडिडेट बन सकता है, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और कोई भी वोट कर सकता है। यानी यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी वोट करे और कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आरक्षित निर्वाचन प्रणाली, सेम कंडीशन, 100 लोग हैं, 40 मुसलमान, 60 अन्य। लेकिन मान लो रिजर्व्ड इलेक्टोरेट है और सीट किसके लिए रिजर्व्ड है? मान लो मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व्ड है। ऐसी स्थिति में प्रत्याशी अब केवल मुसलमान ही हो सकता है, मुस्लिम समुदाय से ही हो सकता है। तो प्रत्याशी केवल 40 में से ही कोई हो पाएगा, बाकी 60 लोग प्रत्याशी नहीं हो सकते। लेकिन वोटर यहां पर सब अलाउड है, यानी वोट कोई भी कर सकता है, भले ही वो मुस्लिम हो या गैर मुसलमान हो। 100 में से कोई भी लोग वोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि सीट रिजर्व्ड है मुस्लिम समुदाय के लिए, इसलिए प्रत्याशी तो केवल मुस्लिम समुदाय से ही कोई होगा। अब बात करें तीसरी, पृथक सेपरेट इलेक्टोरेट, जो सबसे बेकार व्यवस्था मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जिस समुदाय के लिए सीट रिजर्व्ड है, जैसे मान लो मुसलमानों के लिए यहां पे सीट रिजर्व्ड है, सेम है, 100 लोग हैं, 40 मुसलमान, 60 अन्य उस पर्टिकुलर एरिया में, और सीट किसके लिए रिजर्व्ड है? मुसलमानों के लिए। तो यहां पर प्रत्याशी भी केवल मुसलमान हो सकता है, मुस्लिम समुदाय से हो सकता है, और वोटर भी केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही होंगे। यानी यहां पे वोट करने का अधिकार 60 लोगों से ले लिया गया। इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे बेकार व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि यहां पे 60 लोगों को तो आपने वोट डालने का अधिकार ही नहीं दिया, वोटिंग राइट ले लिया। अब 1909 में मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए ब्रिटिशों ने मॉर्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत यही कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दे दिया। ठीक है, और यहीं से कहा जाता है नींव रखी गई उस जहर की जो आगे चल के पाकिस्तान के क्रिएशन के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, चलो, तो ये हमारी आज की बात हो गई। मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया, और आप जरूर बताइएगा कि भाई कैसी लग रही हैं आपको ये वीडियोस। हमारे प्रयास है कि एनालिसिस के माध्यम से आपको कुछ अच्छी चीजें सुनने, जानने, समझने को मिले, जैसे अभी हमने टॉपिक देखा। तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें, और हम आपको बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं बताइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।